हाँ जी एवरीवन। सो अपने लोग का जो ये डिस्कशन सीरीज चल रहा है, इसमें अपने लोग सेकेंड क्लास में अभी। फर्स्ट क्लास वाज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। यहां सर आप क्या डिस्कस कर रहे हो? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी ऐसा है कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को आपकी मर्जी है, आप लोग इसको एक चैप्टर मान के चलना चाहते हो या दो। मैं इन पर्टिकुलर इसको डिमांड और सप्लाई को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं, जिससे हर टॉपिक पे अटेंशन उतना इक्वल जाएगा, है ना। करने को अपने एक साथ भी कर सकते हैं, बट द रदर गुड अप्रोच वुड बी कि डिमांड को अपने करें। सर वेटेज बताइए आप। वेटेज बताना एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है। इसका रीजन मैं देता हूं क्या। इकोनॉमिक्स पहले जब होता था तो ऐसा होता था कि आपका बिजनेस इको होता था और पीसीके होता था, तो वो 50-50 नंबर होता था। तो परसेंटेज तब डिमांड से होता था, यू कुड से एनीवेयर अराउंड 5 to 6 मार्क्स, मतलब 10%। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अब मैक्रो में भी बहुत सारे चैप्टर्स आ गए हैं और बीसीके हट चुका है, तो कंसिडरिंग दैट इसका वेटेज सिर्फ डिमांड का बात कर रहा हूं, अब भी वही मेंटेन रहना चाहिए। यानी 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम यहां पे आना चाहिए। हाँ वही 5 से 6 मार्क्स लेके मैं चल रहा हूं। अभी आप इसको 7 बोलो, क्योंकि +-2 का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो वो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क का बात नहीं है। टॉपिक बहुत ईजी है, सुपर ईजी है, समझ में सब आएगा। गुड न्यूज है, अपने को रटना नहीं पड़ेगा। सो मैं जो है आप लोगों को एक बार स्टार्ट कर रहा हूं बातचीत बताना, एंड उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बोलिएगा सर। सबसे पहले तो जो कि डिस्कशन होना चाहिए वो है डिमांड के बारे में, कि व्हाट इज डिमांड। मैं बोलता हूं यहां पर जो है डिमांड में, मैं बोलता हूं डिमांड में, क्योंकि हम लोग डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं। कोई डिमांड किसको बोलते हैं, उसके लिए भाई दो वर्ड्स है। मैं दो आपको वर्ड्स दे रहा हूं, आपका लर्न हो जाएगा। एबिलिटी और विलिंगनेस। कभी भी अगर आपको डिमांड वर्ड लर्न करना है, क्योंकि अपने डिमांड स्टार्ट किए आज, एबिलिटी और विलिंगनेस। एबिलिटी और विलिंगनेस किसका? कंज्यूमर्स का। एक बात याद रखिएगा, जब भी इस चैप्टर को यानी कि डिमांड को आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसको ना फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना। डिमांड को जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हमेशा फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। सो देयर इज दैट थिंग, ठीक है ना। तो एज आई हैव मेंशन्ड, एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो चैप्टर डिमांड है, इसको हम लोगों को कहां से पढ़ना है? कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से स्टडी करना है। क्या है डिमांड? यहां पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग, दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग and able to purchase at various prices during a given period of time. What is it? Demand refers to the quantity of a commodity that consumers are willing and able to purchase at various prices. इसीलिए यहां पर देखिए, अफेक्टिव डिमांड में तीन बातें लिखी हुई है। पहले आपका डिजायर होना चाहिए, दूसरा आपके पास मीन्स टू परचेज होना चाहिए, मतलब एबिलिटी। तो देयर शुड बी डिजायर, देयर शुड बी एबिलिटी एंड देयर शुड बी विलिंगनेस। अच्छा, डिजायर क्या है कि भाई मेरे को कुछ चाहिए, बट उसके लिए हम एक्शन लेने को अगर तैयार है, दैट इज विलिंगनेस। और एबिलिटी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को अगर लिखना ही है तो डिमांड लिखकर खाली इतना लिख लीजिए, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, बस इनफ है। डिमांड हेडिंग डाल के उसके अंदर तीन बातें लिख लीजिए, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। आई रिपीट, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये तीन बातें लिख लीजिए आप लोग सब। सर सही है, लिख लिया। सो डिमांड के अंदर दोस्तों तीन बातें होती है, डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। ये हो गया। अभी पॉइंट है कि डिमांड बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। आप एक कमोडिटी कितना डिमांड कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसे नंबर वन, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अरे कमोडिटी का खुद का प्राइस बहुत इजी है। अगर ये 11-12 हो रहा होता तो मैं आपको लिखा रहा होता,
बट इट इज फाउंडेशन लेवल तो बहुत सिंपल है। अगर कमोडिटी का खुद का दाम महंगा होगा, प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। इसको अपने इकोनॉमिक्स में इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। याद रखिएगा, एक बार फिर एक बात बोल रहा हूं जो कि बोरिंग है, कि डिमांड वाले चैप्टर में कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। डिमांड वाले चैप्टर में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहला फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हाट डज इट से, कि अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बात, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, सर ये क्या हुआ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन? अरे इसका मतलब है कि कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी के दाम का क्या होगा। उदाहरण देता हूं ना मैं आपको, कोविड कोविड का एग्जांपल ले लेता हूं। कोविड के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था आटा चावल महंगा हो गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। बट एक कंज्यूमर को डर लग गया, भाई आटा दाल चावल महंगा हो सकता है, एडवांस में खरीद के रख लो। एक अब नॉर्मल बिहेवियर देखने को मिला, इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। तो अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, देन एट प्रेजेंट डिमांड इज गोइंग टू राइज। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर महंगा नहीं खरीदना चाहेगा सामान को। फ्लैट, आज एक फ्लैट है, एक प्रॉपर्टी है, तुम खरीदने का प्लान कर रहे हो, ठीक है कि नहीं है? तुमको लगभग न्यूज मिल गया और ये लगभग तय हो गया, तुम आज नहीं खरीदते, तुम 3 महीने बाद खरीदते, चलो तुम 6 महीने बाद खरीदते। हुआ क्या कि वो फ्लैट का आज कीमत है 10 लाख रुपया, आज खरीद लिए तो तुमको पता लग गया है कि 6 महीना बाद तुम खरीदने जाएगा 15 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तुम बताओ तुम क्या एक्शन लोगे? आज खरीद लोगे, जबकि दाम बढ़ा नहीं है, 15 लाख हुआ नहीं है, तुमको बस लगा कि 15 हो जाएगा, तो तुम बोला कि हम आज ही खरीद के बैठ जाएगा। सर 6 महीना के लिए क्यों बेवकूफ बनेगा? क्योंकि उस 6 महीना में हम जितना कमाएगा उससे ज्यादा तो मेरा फ्लैट का दाम बढ़ के लग जाएगा। सर लॉजिक समझ में आया हम लोगों को? आगे बढ़ता हूं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कॉमन सेंस है, अगर कंज्यूमर का टेस्ट प्रोडक्ट के फेवर में है तो डिमांड बढ़ेगा, और कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्रोडक्ट के विरुद्ध है, डिमांड घटेगा। ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या होगा सर? अगर हाँ, 3 कैटेगरी है, सुन लो। एक होता है नॉर्मल गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 कैटेगरीज है, एक है नॉर्मल गुड्स, ठीक है कि नहीं है? दूसरा है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, और तीसरा है इंफीरियर गुड्स। समझाता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा याद रखना, मैं ना बहुत बार, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स नहीं रहा हो, तो मैं ना एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। कोई स्टूडेंट को परेशानी नहीं हो इसलिए एक बार फिर से बोल देता हूं। कभी भी दोस्तों डायरेक्ट रिलेशन तब होता है जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जब प्राइस राइज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी राइज हो रहा है, तो अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। पर एक बढ़ रहा और दूसरा घट रहा है, दैट इज इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। खैर जो भी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉर्मल कमोडिटी का बात कर रहे हैं हम लोग। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉर्मल कमोडिटी का अपने बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि सर कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, अब अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, नॉर्मल कमोडिटी कपड़ा, अरे अगर मेरा इनकम बढ़ गया तो हम और कपड़ा खरीदेगा, मेरे पास और शर्ट का कलेक्शन होगा। इनकम राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट यू सी। बात नंबर 2, इंफीरियर कमोडिटीज। अभी भाई ऐसा है, इंफीरियर कमोडिटीज का एग्जांपल मैं देता हूं कि एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स करके, इनका क्या है कि भाई इनकम कम है या ना के बराबर है, इस वजह से इनको इंफीरियर क्वालिटी राइस खाना पड़ रहा है ना? इंफीरियर क्वालिटी राइस खाना पड़ रहा है। एक बात बताओ, अगर इनका इनकम बढ़ गया, ये अभी भी इंफीरियर क्वालिटी खाएगा क्या? ऐसा नहीं है ना, इंफीरियर से बेटर में शिफ्ट होगा। सो इस केस में इंफीरियर का डिमांड कम हो जाएगा। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, राइट? एंड फिर कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। मैच बॉक्स, माचिस। तो कभी ये नहीं होगा कि भाई अगर एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया या घट गया तो वो घर में माचिस का क्वांटिटी जो उसको लगता था वो बढ़ा या घटा देगा, या जितना नमक उसको लगता था घर पे खाने में वो बढ़ा या घटा देगा, ये नहीं होगा।
आया समझ में? और लास्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। दोस्तों रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर हम लोग दो तरीके के गुड्स का बात करते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है हम साथ साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है हम साथ साथ है। इसका मतलब है, एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब नाम में ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आपको एग्जांपल दे कार पेट्रोल, तो अगर कार का प्राइस बढ़ा मतलब कार अगर महंगा हुआ, इफ द प्राइस ऑफ कार राइजेस, कार महंगा होता है तो कार का डिमांड गिरेगा। अगर कार का डिमांड गिरता है तो पेट्रोल क्यों बढ़ेगा, पेट्रोल भी गिरेगा। तो सिंपल भाषा में व्हेन प्राइस ऑफ कार राइजेस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फॉल्स। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, व्हेन प्राइस ऑफ कार राइजेस देन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फॉल्स। व्हेन प्राइस ऑफ कार राइजेस देन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फॉल्स। श्योर है, समझ में आ रहा होगा? राइट सर, राइट सर। सेकेंड बात, सब्सटीट्यूट गुड्स। सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है हम साथ साथ है, और सब्सटीट्यूट गुड्स आर लाइक हम दोनों अलग अलग। इसका मतलब है कि भाई एकदम दुश्मन एक दूसरे का, जानी दुश्मन। टी कॉफी, अगर चाय का दाम बढ़ रहा है लोग चाय पीना कम कर देगा, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्लीज लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डैश दे के इनवर्स रिलेशनशिप, 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 सब्सटीट्यूट गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। बस सब्सटीट्यूट गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। अभी ऑनलाइन वालों आप लोग भी कंफर्म कर दो, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो कंफर्म किए हैं। ऑनलाइन वालों वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन यार। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ग्रेट। अभी ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसको सरल भाषा में क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो अगर प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, अगर प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। जो टेबल इस रिलेशन को आपको दिखा रहा है उसी टेबल को अपने डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। अब जो डिमांड कर्व है या डिमांड स्केड्यूल है वो कैसा देखने को मिलता है, ये देख लीजिए आप लोग। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इसको नेगेटिव स्लोपिंग कर्व भी बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी बोलते हैं। तो जिनको इकोनॉमिक्स का पहले से नॉलेज नहीं है, याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप लोग डिमांड कर्व डैश देके नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है ना? डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं किसी भी कर्व को। राइट, ओके सर। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो ऐसा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, मान लीजिए, मान लीजिए मिस्टर हर्ष करके फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर है, तो ये सिर्फ मिस्टर हर्ष का दिखा रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पर ये भाई क्या डिमांड खरीदता है, क्या डिमांड करता है। पर अगर आप ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स को जोड़ लें, जैसे मिस्टर पी हो गया, मिस्टर क्यू हो गया, मिस्टर आर हो गया, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, तीन हम लोग खाली कंसिडर कर रहे हैं। तो जब आप इनके डिमांड को ऐड करोगे अलग अलग प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। यहां पर तुम्हारा एक झगड़ा होगा, एक कॉन्सेप्चुअल मिसकम्युनिकेशन होगा। वो बोलो क्या? स्टूडेंट सोचता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर हम लोगों को पढ़ाए थे आप, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बचपन में पढ़े हैं क्लास 11 12 में कि सम टोटल होता है, तो यहाँ पे भी तो आप सम टोटल कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ ये बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हुआ या मैक्रो इकोनॉमिक? क्या लगता है? क्योंकि याद रखना इसमें हम लोग इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड को ऐड कर रहे हैं। तो मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट और अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू में आ गया। क्या लगता है? ऑनलाइन वालों चैट में लिखो, ऑफलाइन वालों का आंसर सुनाओ। क्या लगता है आप लोगों को, मार्केट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट और अ माइक्रो कॉन्सेप्ट? चैट में लिखो। ओके
ओके, देखा, हमको पता था तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए किया। मार्केट डिमांड मैक्रो नहीं है, माइक्रो कॉन्सेप्ट ही है। तो सर आप अपनी बात को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, समझाता है। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं, हम लोग वर्ड मार्केट डिमांड यूज नहीं करते हैं, एग्रीगेट डिमांड यूज करते हैं। तो फिर सर ये सवाल का जवाब दीजिए कि मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड कैसे अलग हुआ। जवाब सुनो। हाँ, मार्केट डिमांड में सारे कंज्यूमर्स का डिमांड को ऐड किया, पर प्रोडक्ट तो एक ही ले रहा है ना। वो प्रोडक्ट चाय हो सकता है, वो प्रोडक्ट कॉफी हो सकता है। ये अलग अलग प्राइसेस पर जो डिस्कस हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड में दुनिया के सारे प्रोडक्ट, सारे कंज्यूमर्स को कंसिडर किया जाता है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। लिख लो, एग्रीगेट डिमांड इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड is a macro concept, market demand is a micro concept, is a micro concept, is a micro concept. Come on guys, ऑनलाइन वालों क्लियर है नहीं क्लियर है, कम ऑन यार। एक और बात आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये ध्यान रखिए। क्या सर, एक और बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। क्या है ये बात, ध्यान रखिएगा। क्या बात सर, सुनिए। मार्केट डिमांड कर्व हमेशा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से फ्लैटर होता है। क्यों, वो एक डिस्कशन आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला, पर लिख लो। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है, विच वन इज फ्लैटर, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल। लिख लो, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर है कि नहीं, ये हुआ आप लोगों का। सो एवरीबडी, एवरीबडी, ये आप लोगों का हो गया ना। तो यहां पर अब आप लोगों का 5 4 3 2 1 ये सब अपने लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अभी 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 आप लोग ये लिख लीजिए, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सर वाई, सर द क्वेश्चन इज वाई। भाई ऐसा है कि द रीजन इज कि मार्केट डिमांड कर्व एक जन की वजह से कंसिडर नहीं कर रहा है, सारे लोगों को कंसिडर कर रहा है। इसीलिए मार्केट डिमांड कर्व में बदलाव ज्यादा क्वांटिटी से होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल। फिर से समझो, इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, एक कंज्यूमर का इंपैक्ट रिकॉर्ड कर रहा है वो, तो एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा क्या, नहीं, चेंजेस आएगा बट थोड़ा थोड़ा आएगा, इसीलिए कर्व नैरो रहता है। पर मार्केट डिमांड में थोड़ा थोड़ा कर्व आएगा कि ज्यादा ज्यादा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज आएगा, फ्लैटर होता है इसलिए। आया समझ। और एक एग्जांपल दें, तुम लोग घर पे कंस्ट्रक्ट करके ट्राई कर लेना। एक जगह पे डिमांड कम कम लेना, एक जगह पे ज्यादा ज्यादा से चेंज करना, यू विल रियलाइज हम क्या बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, राइट। अभी इस पे ऊपर तुक नहीं बनता है। हैड इट बीन 11 12 का डिस्कशन ना, तो मैं इसके ऊपर फिर डायग्राम दिखा के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता। अभी वो तुक नहीं बनता है करने का, राइट। very important heading, rationale of the law of demand, rationale of the law of demand, that is the next discussion is why is the demand curve downward sloping। rationale of law of demand का मतलब होता है कि भैया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग काय को है, why is it downward sloping। बाय द वे, रुक के बता दे रहा हूं, आज की क्लास में भी वही हम लोग मॉडल फॉलो करने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन फॉलोड बाय एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस, राइट। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, उसमें क्या है, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें सबसे पहला रीजन आता है एवरीवन आप लोगों का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला रीजन आता है, बोलो क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे भाई, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, समझिए ना बात को। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि भाई ऐसा है, एक प्रोडक्ट का, समझना बात को, एक प्रोडक्ट का
उसके पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो मैं बता दूं, उसके पहले ये याद दिला देता हूं, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो मैं बोला भी एक बार, दो बार, तीन बार बोला, फिर से बोल रहा हूं कि ये हम लोगों को यहां पर ये समझाएगा कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर क्यों? तो आप लोग बोलोगे बड़ा अजीब आदमी है यार ये लोग सर, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगा ही ना। हाँ, तो अब मैं आपको जो भी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कि आपको पता है सबका कंक्लूजन यही होगा कि देखा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिरा, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिरा, सब में प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिरा। बस एक कॉमन बात जानते हो क्या होगा? कॉमन बात जानते हो क्या होगा? सिंपल सा बात है, कॉमन बात ये होगा कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो घुमा फिरा के होगा। कायदे से क्या होता, मैं आपको यही बोलता कि भाई प्राइस बढ़ गया, महंगा हो गया, क्वांटिटी गिर जाएगा, पर इसी बात को मैं घुमा फिरा के जलेबी की तरह बोलूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का डिमांड है। देखो अभी समझाता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन दिया? एल्फ्रेड मार्शल। लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डैश दे के एल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डैश दे के एल्फ्रेड मार्शल। राइट सर, राइट। तो ऐसा है भाई कि अगर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घटा, वो सब तो आपको मैं बता दिया। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बात है आप लोगों का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल का बोलना है कि जब एक तुम कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा, तेरे पास कोई कमोडिटी ज्यादा होने लग जाएगा, तो तुम्हारा इच्छा उस कमोडिटी को और कंज्यूम करने का बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। एग्जांपल देता हूं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाता हूं ना एक एग्जांपल से। आओ, आप एक पुचका वाला के पास गए, भाई पुचका खिला, ओके, पहला पुचका खाया, ठीक है, तुम्हारा मन अभी भी और पुचका खाने का, पर जितना मन पहला पुचका के पहले था उससे कम है पहला पुचका के बाद। सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, ठीक है कि नहीं है, फाइव खाया, तुम्हारा एपेटाइट है, चल तुम 50 तक खाया। बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारा जितना मन और जितना जोश पहले पुचका में था, पांचवें और 10वें पुचके में उतना नहीं था। कोई और आदमी जो राक्षस जैसा खाता है उसका 50वें में वो आएगा, लेकिन डिमिनिश तो उसका भी होगा। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, आवर सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन फॉलिंग। अच्छा एक बात बता, तुम जब और कमोडिटी को कंज्यूम किया, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन गिर गया, तो जब तुम्हारा सेटिस्फैक्शन गिर गया तो तुम्हारा पे करने का इच्छा बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। घटेगा? तो देख वही तो हुआ, जब कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा तो पेमेंट का इच्छा गिरा। क्या हुआ? क्वांटिटी बढ़ा, प्राइस गिरा। एक्सप्लेनेशन हो गया ना? मैं बोला था मैं घुमा फिरा के बात वहीं पर लेके आऊंगा, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी गिर रहा है, मैं बोल दिया था ये बात। सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो, नहीं समझ आया? ओके। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते जाइएगा ना, वैसे वैसे आपका इच्छा टू कंज्यूम मोर ऑफ सच कमोडिटी विल नॉट इंक्रीज, इट विल रादर बी ऑन द फॉल। अब क्योंकि तुम्हारे पास अब कमोडिटी ज्यादा है, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, तो जब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल ही कम है तो तुम्हारा विलिंगनेस टू पे ज्यादा है कि कम है? कम है। तो जब तेरा विलिंगनेस टू पे ही भाई कम हो गया, जब तुम्हारा विलिंगनेस टू पे ही कम हो गया है, जब तुम्हारा विलिंगनेस टू पे ही कम हो गया, प्लीज पे अटेंशन, व्हेन योर विलिंगनेस टू पे हैज फॉलन, तो व्हाट हैज हैपेंड? क्वांटिटी हैज रिजन एंड प्राइस हैज फॉलन। समझ आया नहीं आया? ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है प्राइस इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये हो गया दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट। अच्छा, इसमें प्राइस इफेक्ट में ज्यादा कुछ जानने का है क्या? नहीं। खैर अगर तुमको सुनना है तो एक बार बोल देता है इनकम इफेक्ट क्या बोलता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है। पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सरल भाषा में बोलता है चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स विल स्टार्ट प्रेफरिंग कॉफी, तो चाय का डिमांड गिर जाएगा क्योंकि कॉफी का डिमांड बढ़ गया है। हुआ तो यही ना। कैसे घुमा रहा देख रहा है। मैं तुमको क्या बोला कि प्राइस ऑफ टी बढ़ा, मैं तुमको क्या बोला कि प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ टी गिरेगा। ये लोग घुमा रहा कैसे है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। बोल रहा है ना 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 ना, चाय का जब दाम बढ़ा ना तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया। अब लोग जो कॉफी पी रहा है वो लोग टी क्या पिएगा, तो टी का डिमांड गिर गया। तो भाई बात तो वही हुआ। मैं तो तुमको बोला ही कि घुमा फिरा के बात होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आया? राइट। एंड नाउ वी आर कंसर्न्ड विथ व्हाट सर? वी आर कंसर्न्ड विथ इनकम इफेक्ट। साहब अब ये इनकम इफेक्ट क्या होता है? सर व्हाट इज इनकम इफेक्ट? समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। दो तरीके का इनकम होता है। एक होता है रियल इनकम और एक होता है नॉमिनल इनकम। एक होता है आपका रियल इनकम और एक होता है आपका नॉमिनल इनकम। अब मैं आपको समझाता हूं चक्कर क्या है। नॉमिनल इनकम पहले बताते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। आपके हाथ में जो पैसा आ रहा है वो नॉमिनल इनकम है, खत्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आप आज 100 रुपीज दे रहे हो तो जो आप मेरे को 100 रुपीज दिए ये मेरा नॉमिनल इनकम है, पिक्चर बंद। बट वेट, कभी पास्ट में, कभी पास्ट में कोई कमोडिटी 50 रुपए का था, तब मैं इस 100 रुपीज में कितना खरीद सकता था? 2 यूनिट। पर आज उस कमोडिटी का कीमत 100 रुपये है, मैं कितना खरीद सकता हूं? एक। तो भले ही मेरा नॉमिनल इनकम सेम रहा, पहले भी 100 रुपए आपने मेरे को दिए थे, आज भी आपने मेरे को 100 रुपए दिए, बट एक बात बताओ, मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा कि गिरा? गिरा। दैट इज रियल इनकम। याद रखना, इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू रियल इनकम। एमसीक्यू में अगर उसको घुस के सवाल पूछना है ना, वो ये पूछ लेगा, लिख लो, इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच इनकम? आंसर रियल इनकम। इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू रियल इनकम। इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू रियल इनकम। इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड टू रियल इनकम। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पे सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट इज ऑल राइट। अभी मैं आपको ये बोल रहा था, हाँ जी, कि सर इनकम इफेक्ट का आप एक्सप्लेनेशन हम लोग को दिए नहीं आप। अभी बताता हूँ, सेम सेम ओल्ड गाना बताता हूँ। मैं एप्पल का बात किया, पहले एप्पल का कीमत कितना था? 50। अब एप्पल का कीमत कितना हो गया? 100। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा इनकम था 100 दोनों केसेस में। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा कि घटा? घटा। मेरा परचेजिंग पावर गिरा, मतलब मेरा रियल इनकम बढ़ा कि घटा? रियल इनकम मेरा घटा, क्योंकि नॉमिनल इनकम कांस्टेंट है। तो मेरा रियल इनकम घटा। जब मेरा रियल इनकम घटा तो मेरा क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ एप्पल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो बात तो वही हुआ, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा। फिर घुमा के बात किया। लॉजिक समझ आ रहा है ना? यही है रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड का मूल कंक्लूजन, यही है कि प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटा। अब उसको जलेबी की तरह घुमा के वही बात करना है तुमको, दैट इज प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे थर्ड बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। सब ऐसा है, प्लीज समझिएगा बात को। आज एक डिओड्रेंट है जो कि 1000 रुपए का मिल रहा है, तो 1000 रुपए में आप लोग खरीद रहे हो, कुछ लोग खरीद रहे होंगे। अब ऐसा हुआ कि वो जो डिओड्रेंट जो 1000 रुपए का था, वो 1000 रुपए का जो डिओड्रेंट है ना, वो सर उसका प्राइस जो है 1000 रुपए से बदलकर, 1000 रुपए का जो डिओड्रेंट है उसका प्राइस सर 1000 रुपए से बदलकर अब हो गया 500 रुपया। तो जो आदमी 1000 पे नहीं खरीद पा रहा था, अब वो 500 पे तो खरीद पाएगा। तो 500 पे देख, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो तो खरीदेगा ही, मार्केट में कुछ नया लोग भी डीओ लगाना शुरू कर देगा। यही तो हुआ, प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा। क्यों? क्योंकि नया कंज्यूमर है। चीज आज अपने कितने
अपने लोग जो है अपने लकी है, अपने लोग के कितने लोग के घर में चीज और बटर एनी टाइम अवेलेबल रहता है। पर आप सोचो वही चीज और बटर सस्ता हो जाए तो हर घर में रहेगा, क्योंकि नए लोग, जो लोग पहले चीज और बटर नहीं खा रहे थे, अब वो लोग भी कंजम्पशन करेंगे। अंडरस्टूड? इट इज व्हाट इट इज। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू? वही बात पढ़ रहे हैं कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, खत्म बात। उसी का अलग अलग गाना गा रहे हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, सर ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आया, इसका क्या लेना देना है अपने डिस्कशन से, या जो आप डिस्कशन कर रहे हो उससे? गुड क्वेश्चन। सुनो, एक प्रोडक्ट है, मिल्क का बात हो रहा था, मिल्क। मिल्क से आज क्रीम बनता है, चीज बनता है, बटर बनता है, चॉकलेट बनता है, लस्सी और कितने कुछ बनते हैं। जब एक कमोडिटी का प्राइस सस्ता होता है तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए तो हम लोग यूज कर ही रहे होते हैं, पर हम लोग लेस इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए भी करने लगते हैं। सर नहीं समझ में, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं पड़ रहा है, दूध का दाम गिर गया मार्केट में, तो चाय कॉफी तो आप लोग पी रहे थे, दूध का मेन काम क्या? आपने चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं, या दूध पीते हैं अगर है। तीन केसेस है। अभी हुआ क्या? दूध का दाम गिरा, तो मिल्क का प्राइस जब गिरा, एवरीवन, जब मिल्क का प्राइस गिरा तो अब होगा क्या? जब मिल्क का प्राइस गिरेगा तो जो घर पे है हमारे, अब वो बनने लग जाएगा, खीर बनने लग जाएगा, मिठाई बनने लग जाएगा। देखो, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहा था, अब लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए भी यूज होना शुरू हो गया। तो जब प्राइस गिरा तो थर्ड पॉइंट बोलता है नए कंज्यूमर आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट बोलता है नया कंज्यूमर तो आएगा, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को नया नया तरीका से यूज करने लगेगा और सस्ता हो गया, लोग बोलेगा हम अब से पानी से नहीं दूध से नहाएगा। तुम बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, खत्म हो गया बात। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, बात तो क्लियर है। ऑनलाइन वालों से बात नहीं किया हूं, वो लोग से कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कंफर्म करिए, कम ऑन यार। ओके, कंफर्मेशन आया है, वेरी गुड। सर आपका जो डिस्कशन है वो थोड़ा फास्ट जा रहा है, डेफिनेटली जाएगा। इसका दो रीजन है ना, एक मेरे को आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है, एंड नंबर टू एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाना है। सो वी गॉट टू मेक टाइम फॉर एमसीक्यूज, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी बात को। हेडिंग है दोस्तों, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाम से ही काम समझ में आ रहा है इसका। लॉ ऑफ डिमांड जनरली क्या बोलता है? अभी ऑइंद्रिल आप ऑनलाइन हो, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। When price rises, quantity will fall. When price falls, quantity will rise. और इंद्रिला agreed और disagreed बताइए मैडम? Right? So now what I am saying is, under the exceptions to the law of demand, under the exception to the law of demand, what I am trying to say is, यहां पर ये फॉलो नहीं होगा। मतलब क्या पता प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए। जो ये पहले का थॉट प्रोसेस था कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, वो थॉट प्रोसेस अब किल हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए खैर बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का, नंबर वन, कंस्पीकुअस गुड्स। कंस्पीकुअस गुड्स, कंस्पीकुअस गुड्स को सरल भाषा में मैं बोलता हूं शो ऑफ। अरे भाई मेरे को शो ऑफ करना है, मेरे को शो ऑफ करना है। तो भाई ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज महंगा हो गया और मेरे पास पैसे हैं, मैं और खरीदूंगा उसको। मार्केट में न्यूज आता है डायमंड महंगा हो गया, हाँ अब मैं और डायमंड पहन के घूमूंगा। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, शो ऑफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? शो ऑफ करना है। समझ में आ गया? तुम लोगों को गाना सुना है तो कुड़ी कहती वे भी पहले जैगवार ले लो, तो जैगवार लेने क्यों बोल रही है? सुजुकी लेने तो नहीं बोल रही है, इसीलिए शो ऑफ। बैंड, इसको हम लोग कॉन्स्पिकुअस गुड्स को स्नॉब अपील भी बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, मतलब जिसका स्टेटस सिंबल का काम है। नंबर टू, गिफन गुड्स है। गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होता है। गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स होता है। लिख लेना, गिफन गुड्स डैश दे के रॉबर्ट गिफन, ये नाम रखा गया है रॉबर्ट गिफन के पीछे। गिफन गुड्स का नाम नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट गिफन।
एवरीबडी गिफन गुड्स हैज बीन नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट गिफन। लिख लिए हो तो बताइएगा आप लोग, है ना? लिख लिया है क्या? गिफन गुड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर, बोलिए कौन? रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन। तो ये है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स का चक्कर क्या है, इसका कहानी है वर्ल्ड वॉर टू का। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू में दो थे। आज हमारे घरों में भी मैं एग्जांपल देता हूं, अगर अपने वेजिटेरियन लोग हैं तो भाई ऐसा है कि रेगुलर फूड में हम लोग दाल चावल रोटी यही खाते होंगे, रेगुलर बात कर रहा हूँ। और अच्छा, जब पार्टी करते होंगे हम लोग तो हम लोग क्या खाते होंगे? पास्ता पिज्जा खाते होंगे, लजानिया खाते होंगे, पनीर और इस तरीके का फूड खाते होंगे, राइट? तो एक कैटेगराइजेशन है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी यही था कि ब्रेड लोगों का डे टू डे फूड हुआ करता था, और चिकन बेसिकली लोगों का पार्टी फूड हुआ करता था, जो कि आज भी ट्रू है। वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ, ब्रेड का दाम बढ़ने लग गया। तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे, अगर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हो, कि ब्रेड महंगा हुआ है तो ब्रेड का डिमांड गिरना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड का अगर माने तो। पर अब गिफन गुड्स का खेला समझिए, गिफन गुड्स का खेला समझिए। जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा, जब एवरीबडी ब्रेड का प्राइस बढ़ा, तभी हुआ क्या? सुनिए ना, जब भी ब्रेड का प्राइस बढ़ा तभी हुआ क्या? ब्रेड हुआ महंगा। ब्रेड महंगा हुआ, लोगों को लग गया डर कि भाई मेन जो खाना है जिससे रोज पेट भरता है वही महंगा हो गया, बंद करो ये पार्टी। तो जो पैसा लोग चिकन में लगाते थे वो पैसा भी ब्रेड में लगाने लगे। तो हो गया उल्टा, ब्रेड का डिमांड पहले से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो चिकन पे लगता था वो भी ब्रेड के ही काम आने लग गया। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद ब्रेड का डिमांड बढ़ गया। दैट इज गिफन गुड्स। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स नेसेसिटीज है, पर कोविड के टाइम पे प्राइस बढ़ रहा था इन चीज़ों का, मास्क का और हैंड सैनिटाइजर्स का। पर प्राइस बढ़ने के बावजूद क्या इनका डिमांड नहीं बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। क्या मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स लोग नहीं खरीद रहे थे डिस्पाइट हैविंग हायर प्राइस? गिफन गुड्स, गिफन गुड्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट बता चुका हूं। ये मेनली आप लोगों का 3 पॉइंट्स है जो आपका एक्सेप्शंस के अंदर आपको पढ़ना है, या पढ़ना तो सारा ही है बट मेनली काम का यही है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स परस्पेक्टिव, क्योंकि अपने न्यूमेरिकल्स का भी डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एवरीबडी, टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना? सुन लीजिएगा, टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए सर इसके बारे में फिर क्या है? एक स्टेटमेंट लिख लो, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का स्पेलिंग नहीं आता, ये देखो मैं लिख दिया हूं, पहले ये लिख लो। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। लिख लो पहले आप लोग, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। लिखा आपने? फैंटास्टिक। सो डियर स्टूडेंट्स, बात ऐसा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव इन नेचर है ना? लॉ ऑफ डिमांड का क्वालिटेटिव इन नेचर होने का डियर स्टूडेंट्स तात्पर्य है कि लॉ ऑफ डिमांड आपको ये तो बोल रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट कितने से ये तो नहीं बता रहा। एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट देता हूं कि सुनो ना, महक प्राइस 1% से गिर गया, तो तुम थोड़ी मेरे को बोलोगे कि सर डिमांड मतलब 5% से बढ़ेगा। तुम ये बोलोगे कि सर प्राइस 1% से गिरा है, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है डिमांड बढ़ेगा। पर महक मेरे को ये बोलेगी सर कितने से, ये मेरे से मत पूछिए, ये मेरे को नहीं मालूम। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट बाई हाउ मच वी डोंट नो। चमका ना? चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स प्रोसीड। हाँ सर, अभी बात क्या है? सर अभी बात क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की इस कमी को पूरा कर देता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये लिख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। और एक बात और बता दे रहा हूं, कोई अगर मेरा लेक्चर्स को कायदे से अटेंड कर रहा है तो उनके कॉपी में 10-10 लाइन का नोट्स नहीं, एक एक लाइन का समरी लिखा हुआ मिलेगा।
then you are maintaining the correct notes. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, सरल भाषा में मतलब बता रहा हूं, एक बार बोलूंगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि जब प्राइस 1% से, एक मतलब वन प्राइस इज चेंजिंग बाई अ सिंगल परसेंट, 1% से जब प्राइस बदला तो डिमांड कितने परसेंट से बदलेगा, उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस के 1% के बदलने से डिमांड 5% से बदल रहा है, मतलब डिमांड में 5 गुना इंपैक्ट है। और बोलता हूं, प्राइस के 2% बदलने से डिमांड 10% से बदल रहा है, फिर से देखो 5 गुना इंपैक्ट है। प्राइस के 3% बदलने से डिमांड 15% बदल रहा है, फिर से देखो 5 गुना इंपैक्ट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 5। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन 200। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देता हूं आपको तो यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए कोई कमोडिटी है जिसका जो डिमांड है वो 20% से बढ़ गया, ये लो +20%, पर कोई उसी कमोडिटी का प्राइस 10% से गिरा था, तो -10%, परसेंट गया 2 आ गया, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू -2 आया। अब वार्निंग देता हूं, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी भले ही -2 आया हो, हम लोग इसको प्रेजेंट मॉड्यूलस में करते हैं, हम लोग हमेशा इसको प्रेजेंट मॉड्यूलस में करते हैं, याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि बता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव क्यों आता है, तो तुम आंसर देगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन, कि जब प्राइस नीचे जाता है तब डिमांड ऊपर जाता है, तो नेचुरली एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा एट एनी मोमेंट। सर समझ आ गया। तो ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं एडवाइस करूंगा सारे दोस्तों को एक बार नोट्स बना ले, है ना। ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, ये जो ट्रायंगल में बनाया हूं इसका मतलब चेंज होता है डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चमका क्या बात? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, लेकिन लॉजिकली ज्यादा इजी फॉर्मूला आपके लिए ये होगा, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। लिख लो, चेंज इन क्वांटिटी, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। लिख लिया ना? राइट सर। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों 5 तरीके का होता है, एंड अकॉर्डिंगली उनका नाम रखा जाता है एज पर देयर वैल्यूज। मतलब अगर अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? इसका मतलब है कि प्राइस तुम बदल लो जितना बदलना है, डिमांड बिल्कुल नहीं बदलेगा। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जहां डिमांड चेंज होगा ही नहीं, यहां इलास्टिसिटी की वैल्यू नाम में ही लिखा हुआ है, 0 होता है। यहां इलास्टिसिटी का वैल्यू आपका 0 होता है। तुम बदल ले प्राइस जितना तेरे में हिम्मत है, डिमांड बदलने वाला नहीं है। आगे बढ़ता हूं, ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, राइट। सेकेंड बात करता हूं दोस्तों, सेकेंड बात है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा, वैसे फर्स्ट केस का कोई लॉजिकल एग्जांपल है? परफेक्ट का रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप एग्जांपल देने बोलोगे, मैं कोशिश करके बना जरूर दूंगा, बट लॉजिकली परफेक्ट वाला केस एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जांपल, दवाई, दवाई का दाम जितना ही बढ़ जाए, तुम क्या लेना कम कर देगा? अगर तुम्हारे को प्रिस्क्राइब्ड है तो तुम लेगा ही। बट देन इस स्टेटमेंट को भी हम नेग्लेक्ट कर सकता है। 100 रुपए का दवाई को तुम अगर 1 करोड़ कर दिया तो हम नहीं ना लेगा दवाई, हर कोई तो नहीं ले पाएगा ना। तो देखो ये पहला वाला लॉ बीट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है। हल्का सा चेंज पॉसिबल है, पर एकदम ही चेंज नहीं होना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इस वजह से मैंने कहा ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर कॉन्सेप्चुअली इसका मीनिंग है कि प्राइस जितना ही बदल जाए, प्राइस इलास्टिसिटी 0 होने का मतलब है कि प्राइस कितना से ही बदल जाए, डिमांड बदलने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इलास्टिसिटी का सेकेंड पॉइंट।
इसको हम लोग बोलते हैं जहां प्राइस भी बदलेगा, डिमांड भी बदलेगा, पर ज्यादा जोश में कौन है दोस्तों? ज्यादा जोश में प्राइस है। बदल दोनों रहा है, बट प्राइस के बदलने की वजह से, मान लीजिए प्राइस 50% से बदला, डिमांड भी बदला, बट प्राइस अगर 50% से बदला, डिमांड लेट्स से 20% से बदला, that is the case of inelastic demand, that is the case of inelastic demand, or better called as relatively inelastic demand, relatively inelastic demand। यहां क्या होगा? इलास्टिसिटी का वैल्यू जीरो से तो ज्यादा होगा पर वन से कम होगा, इलास्टिसिटी का वैल्यू जीरो से तो ज्यादा होगा पर वन से कम होगा। आगे बढ़िए सर आप। एग्जैक्टली वन, मतलब जितना जोर से प्राइस बदल रहा है उतना ही जोर से डिमांड बदल रहा है, इसलिए वैल्यू वन है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज द सेम। मूविंग ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एज relatively elastic demand। बोलो बोलो, दैट इज कॉल्ड एज relatively elastic demand। यहां क्या होता है दोस्त कि बदलता तो दोनों है, बदलता तो देखो दोनों है, बदलता तो देखो दोनों है, पर क्वांटिटी चेंजेस बाय ए लार्जर परसेंटेज देन प्राइस। कौन ज्यादा जोर बदलता है? क्वांटिटी। तो बदल तो दोनों रहा है, ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिटी, कि द चेंज इज इन बोथ, बट ज्यादा जोश में कौन है? डिमांड। ठीक इसका उल्टा, तो यहां इलास्टिसिटी लेस ग्रेटर देन वन होता है, लेस देन इंफिनिटी होता है। और इंफिनिटी अगेन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जहां प्राइस बोल रहा है ना के बराबर बदला, ऑलमोस्ट 0.0%, और डिमांड जोर से बदल गया। ये चलो हम ये हम चलो बोल भी सकता है कि पॉसिबल है, बताता हूं क्यों। क्योंकि मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट है, पर मार्केट में कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, तो कांस्टेंट प्राइस पे भी डिमांड तो बढ़ ही सकता है। तो मैं ये मान सकता हूं कि परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल है, इन इलास्टिक तो पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी है, परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिटली इलास्टिक का वैल्यू है इन्फिनिटी। राइट सर। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये अपने लोगों को ध्यान रखना है एवरीवन। ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम में आ सकता है डायग्राम, तो मैं आपको एक एक डायग्राम डिस्कस करवा रहा हूं। आप लोग अभी देखो इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है आप लोग को। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड बदलते जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डायग्राम बनाओ और लिखो 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 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ आया क्या? ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, ये वाला केस को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और इस कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एग्जाम में आ गया कौन सा डिमांड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये लिख, ये डायग्राम लिख के, ईपी इक्वल्स टू वन, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड लिख के ये डायग्राम कॉपी कर लो। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लिया क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं। अगर कर्व फ्लैट हो तो याद रखना, फ्लैटर कर्व आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को दिखाता है। फ्लैटर कर्व आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को दिखाता है, तो ये सब लिखना मत भूलना। फ्लैटर कर्व है मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब ईपी ग्रेटर देन वन है। फ्लैटर कर्व है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब ईपी ग्रेटर देन वन है।
हुआ क्या आप लोगों का? यस सर, यस सर। अच्छा, ईपी इक्वल्स टू जीरो, ईपी इक्वल्स टू जीरो, ये जो केस है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इट्स अ वर्टिकल कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। तुषिता इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं मैडम। तो ये वाई एक्सिस रहा और ये एक्स एक्सिस रहा। ये आपका है परफेक्ट, देखिए ईपी जीरो है मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। ईपी जीरो होने का मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है, आप प्राइस कितना ही बदल लो। अच्छा एक बात याद रखना, इलास्टिक या इन इलास्टिक वर्ड के लिए डिमांड पे फोकस करना। नहीं बदल रहा है तो इन इलास्टिक, बदल रहा है तो इलास्टिक। और अगर कर्व थोड़ा सा नैरो रहा है ना, नैरो रहा, नैरो रहा या स्टीप रहा, तो इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और ये रहा कर्व ईपी लेस देन वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ईपी लेस देन वन। नैरो, नैरो, स्टीप या नैरो। केपेबल है ना हैंडल करने के लिए। ठीक, 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 करिए। उनका कॉल आ गया था, उनका कॉल आ गया। यस यस। हाँ जी, हो गया क्या आप लोगों का? अभी मूविंग ऑन एवरीवन, अभी मूविंग ऑन। डिटर्मिनेंट्स, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स, अच्छा पहले भी पढ़े हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, पहले भी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े हैं, पर वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड बहुत जोर से बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, कि हौले हौले बदलेगा, ये किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है कि नहीं है? तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहां पर सुनते चलिए। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो कंज्यूमर के लिए बहुत आसान है टू मूव फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। तो अगर आप प्राइस में ज्यादा चेंज किए तो कंज्यूमर तुरंत भाग जाएगा, तो यानी डिमांड विल बी इलास्टिक। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। पर अगर मान लीजिए आप ही अकेले सेलर है उस एरिया के, कोई और है ही नहीं, कंज्यूमर कहीं भाग पाएगा नहीं, तो आपका डिमांड ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो डिमांड इन इलास्टिक है। लॉजिक लगाओ, आपके प्रोडक्ट का डिमांड अगर बहुत जोर से बदल सकता है दैट इज इलास्टिक, नहीं बदल सकता है या कम बदलेगा, इन इलास्टिक। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर्स बजट, अगर एक कंज्यूमर, आज आपके पेरेंट्स है, ये आपके एडुकेशन पर बहुत खर्चा करते हैं, तो अब इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वहां पे वो लोग एक एक चीज देखेंगे, कितना खर्चा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो डिमांड विल बी इलास्टिक। कोई कॉलेज बोल रहा है हम साल का 1 करोड़ लेगा, कोई बोल रहा है हम साल का 1 लाख लेगा, तो वो तो उनका डिसीजन को अफेक्ट करेगा ना। पर माचिस जो घर पे आता है, नमक जो घर पे आता है, वो आपके घर के खर्चे का इतना छोटा हिस्सा है कि आपके घर वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो
अगर आपके बजट के हिस्से में बहुत छोटा हिस्सा है उसका, तो इन इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिमांड में फर्क पड़ेगा अगर, तो वो इलास्टिक है, वो होगा जब बजट हाई होगा, मतलब ज्यादा खर्चा लगता होगा उस प्रोडक्ट पे। तीसरा, नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो नेसेसिटी है, अगर नेसेसिटी है तब इन इलास्टिक होगा। रोटी, रोटी या चावल महंगा भी हो गया तो कंज्यूमर खरीदेगा ही। तो हो सकता है कि कोई बहुत फाइनेंशियली पुअर हो तो 5 की जगह 4 रोटी खाने लग जाए, बट उसका तो जरूरत ही है वो चीज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इवन इफ प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल स्टिल एग्जिस्ट। सो इसीलिए नेसेसिटीज के लिए इन इलास्टिक डिमांड होता है, डिमांड बहुत जोर से नहीं बदलता है। पर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नेसेसिटी नहीं है, बस एक शौक है, तो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक नया घड़ी खरीदना था, अब वो घड़ी का दाम ज्यादा है मार्केट में, आप बोलेंगे बाद में खरीद लेगा, यस और नो। सो इसका मतलब है कि अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो इलास्टिक है, इंपॉर्टेंट है तो इन इलास्टिक है। लिख लो, if it is a necessity dash inelastic demand, if the commodity is a necessity dash देके inelastic demand, if it is a necessity dash देके inelastic demand, if the commodity is a necessity dash देके inelastic demand। हाँ या ना। एक और है कंज्यूमर हैबिट्स। आप सोच के देखिए, अगर कंज्यूमर को आदत है एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, हेलो, कंज्यूमर का हैबिट है एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, दाम बदलने से उसको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। पान, पान खाने का कंज्यूमर को हैबिट है। अब अगर कोई कंज्यूमर को पान खाने का हैबिट है, भाई तुम कितना ही प्राइस बदल ले वो तो खाने वाला है, 5 रुपए अगर या 50 का अगर, वो खाएगा ही खाएगा। तो डिमांड इन इलास्टिक है। पर अगर कंज्यूमर हैबिचुएटेड नहीं है, उसका वो हैबिट नहीं है, छोड़ देगा। तो इफ इट इज अ हैबिट, डिमांड इज इन इलास्टिक, बट इफ इट्स नॉट अ हैबिट, डिमांड इज इलास्टिक। सो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना, जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, वैसे ही अब एक कॉन्सेप्ट आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। किसका? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है ना। तो भैया ये अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप प्राइस बदलने की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट स्टडी कर रहे होते हो, तो फॉर्मूला लिखते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप इनकम की वजह से स्टडी कर रहे होते हो, तो इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस प्राइस की जगह इनकम ले लेता है। फॉर्मूला अदरवाइज 100% सेम है जो पहले आप लोगों को लिखाया गया था, फॉर्मूला इज द सेम, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो ऐसा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि क्रॉस है, मतलब इट स्टडीज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सम अदर कमोडिटी। अब इसमें तीन बातें हो सकती हैं, लिखो। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, लिखो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। दोस्तों, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कब होगा? जब नीचे में प्राइस बढ़ रहा है, जब नीचे में प्राइस बढ़ रहा है तो ऊपर में डिमांड बढ़ रहा है ना। जब नीचे में प्राइस बढ़ रहा है तो ऊपर में डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है, ये कब होता है? जब प्रोडक्ट्स क्या हो, सब्सटीट्यूट हो, कि टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, तो सब्सटीट्यूट्स में होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो डैश दे के लिखना पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, कार महंगा हुआ, पेट्रोल का डिमांड गिरेगा, हाँ या ना बोलो। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यू सी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देखते हो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी।
फोरकास्टिंग, एक बिजनेस के लिए डिमांड फोरकास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज डिमांड फोरकास्टिंग किस बात से लेना देना है उसको, कि भैया प्रोडक्ट का डिमांड क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करना है। तो कम ऑन, अगर ये बात को प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट का डिमांड क्या होने वाला है एक प्राइस चेंज की वजह से, प्रोडक्ट का डिमांड क्या होने वाला है अगर ये प्रेडिक्ट करना है एक प्राइस चेंज की वजह से, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, अब अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड है जो अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको समझाने बोलता है। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब मशीन जो फर्दर गुड्स बनाने के काम आए। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के काम आए। दूसरी बात, ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक साथ दे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक साथ नहीं दे। ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल है सोफा आपके घर का, मशीन जो आपके पास है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पोटैटो खरीदी चिप्स बनाने के लिए, नॉन ड्यूरेबल है, वो लंबा नहीं टिकने वाला है। टमाटर प्याज नहीं नहीं टिकेगा। डिराइव्ड डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खतरनाक। पहले ऑटोनॉमस समझाता हूं तो डिराइव्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा। आज आप लोग अगर सपना देखोगे तो आप घर का सपना देखोगे कि सीमेंट और बालू का सपना देखोगे? मान एक नया घर का, दैट इज ऑटोनॉमस डिमांड, जिस चीज के लिए डायरेक्ट डिमांड एग्जिस्ट करता है। पर अब मान लो वो घर बन रहा है तो वो बिना सीमेंट बालू के बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो ऑटोनॉमस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जिस चीज का डिमांड राइज होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। द डिमांड दैट अराइजेस टू सेटिस्फाई द ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जिस चीज का डिमांड अराइज होता है वो है डिराइव्ड डिमांड। और सिंपल दूं, आप लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, जिस भी मोड में कर रहे हो आप क्लास, आपका डायरेक्ट डिमांड थोड़ी ना है कि कोई आदमी बैठ के आपको पकाए। आपका डायरेक्ट डिमांड है भैया मेरे को इको का नॉलेज चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। आपको इको का नॉलेज चाहिए क्योंकि इको का नॉलेज, इको का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का डिमांड राइज हुआ, इस वजह से मेरा डिमांड राइज हुआ। सो माय डिमांड इज डिराइव डिमांड, इको का नॉलेज का डिमांड इज ऑटोनॉमस डिमांड। कारण, कार का ले लो, कार आपको चाहिए, कार आपको चाहिए, कार का डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड। पर कार को बनाने के लिए जो टायर चाहिए, कार में डालने के लिए जो पेट्रोल चाहिए, ये सब के बिना तो कार नहीं तैयार होगा ना आपका टू वर्क। दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट होता है कंपनी डिमांड और एक होता है इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल कंपनी का डिमांड, और इंडस्ट्री क्या होता है, सारे कंपनीज को एक साथ जोड़ लो। क्लियर है? एक है शॉर्ट रन डिमांड जो आने वाले समय में है, और लॉन्ग रन मतलब जो लॉन्ग टर्म डिमांड है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे, अब ऐसा है, दे आर टेलिंग अस कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो दाला लंबे समय तक टिकेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर का इनकम। आज आप लोग जो ये मेरे से सर्विस कंज्यूम कर रहे हो ये भी नॉन ड्यूरेबल गुड ही है। तो आपका इनकम क्या है, मेरा सर्विस का चार्ज क्या है, और कंज्यूमर कौन है, व्हाट इज द एज, ये सब चीज पे डिपेंड करता है कि क्या चीज बिक रहा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, कि क्या कंज्यूमर पोस्टपोन कर सकता है। देखो नॉन ड्यूरेबल होता है सर्विसेज जो कि पोस्टपोन जनरली किया नहीं जा सकता, पर ड्यूरेबल को किया जा सकता है। सोफा बाद में लिया जा सकता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन, डिसीजन टू परचेज में भी इन्फ्लुएंस। मतलब कंज्यूमर हो सकता है ईएमआई में खरीदना चाहे, हो सकता है कि एक इंडिविजुअल खरीदने की जगह, एक इंडिविजुअल खरीदने की जगह तीन चार जने मिलकर उस प्रोडक्ट को खरीदे। दैट इज पॉसिबल, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। यस सर, ये बात तो सर समझ में आया हम लोगों को। एवरीबडी, अभी फ्रॉम दिस नॉलेज आइए कुछ एमसीक्यूज को खत्म करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। हाँ, वो अभी तक ऐप में अपडेट नहीं हुआ है, इट विल बी डन वेरी सून, ठीक है कि नहीं है? तो उसका चाप मत लीजिएगा आप लोग, उसका डाउट मत रखिएगा, है ना? हाँ सर। और एक बात और सुनिएगा बात को, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिएगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सुनिएगा आप लोग, है ना? क्वेश्चन है, डैश इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी? यूटिलिटी। Utility is the want satisfying power of a commodity. Utility is the want satisfying power of a commodity. बोलो, utility is the want satisfying power of a commodity. Dash refers to the quantity of goods that consumers are willing and able to purchase at various prices.
Demand. Demand refers to the quantity of goods or services which consumers are willing and able to purchase at various price in a given time period. Clear है नहीं clear है? सर आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ. Demand refers to quantity of goods or services that who are willing and able to buy. Consumers are willing and able to buy. आगे थोड़ा सा रैंडम मूव करता हूँ, हाँ, क्योंकि आप लोगों को तो सारा सम्स करना ही रहेगा, बट उसके बाद भी थोड़ा रैंडम डिस्कशन करते हैं. हाँ, परचेजिंग पावर रेफर्स टू availability of money with consumer to purchase the commodity, availability of goods in the market, availability of substitute goods, या availability of money with the producer to produce the commodity. Common sense है, availability of money with the consumer to consume the commodity, कि consumer खरीद सक रहा है कि नहीं, ये है यहाँ पर. Purchasing power means desire to buy, necessity to buy, ability to buy. क्या होगा? Ability to buy. और आज इसके ऊपर बात भी हुआ है परचेजिंग पावर पे, रियल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में. थोड़ा और चेंज करते हैं. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेरा प्रेडिक्शन है ये आना चाहिए आपके एग्जाम में. डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? डायरेक्ट, डिराइव्ड, इरेलीवेंट, नॉट अ डिमांड एट ऑल. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं इकोनॉमिक्स में? 4. कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर. कोई भी इंसान ये सपना नहीं देख रहा होता है कि भाई मशीन खरीद ले. वो मशीन कुछ बना रहा है इसलिए वो इंसान मशीन खरीद रहा है. कोई भी इंसान जमीन नहीं, मेरे को नहीं सपना आया था कि मैं ये जमीन खरीदूं इस सेंटर का, या जमीन रेंट पे लूं, जो भी है. मेरा डायरेक्ट डिमांड था पढ़ाने का, उसको करने के लिए मेरे को जमीन चाहिए. तो डिमांड फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्ट, इट इज ऑलवेज डिराइव्ड. लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ डिराइव्ड डिमांड. डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ डिराइव्ड डिमांड. Always remember, demand for factor of production is a derived demand. आइए थोड़ा सा एनालिसिस का क्वेश्चंस करते हैं, है ना, हर वैरायटी का करेंगे. तो एनालिसिस का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. इफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्लैक जीन्स लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर स्पोर्ट शूज. अच्छा, ब्लैक जीन्स का डिमांड बढ़ा, इफ एन, सॉरी, प्राइस बढ़ा, ब्लैक जीन्स का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से स्पोर्ट शूज का डिमांड बढ़ा. तो ब्लैक जीन्स और स्पोर्ट शूज क्या हुआ एक दूसरे का? सोचो यहां पर. प्राइस ऑफ ब्लैक जीन्स लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर स्पोर्ट शूज. क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ. इंफीरियर, नॉर्मल या सब्सटीट्यूट? एक बात बताओ, इंफीरियर हो सकता है तो अपना टेंशन को कम करो ना. अभी सुनो, प्राइस ऑफ ब्लैक जीन्स बढ़ा. इफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्लैक जीन्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर स्पोर्ट शूज. प्राइस ऑफ ब्लैक जीन्स बढ़ा जिसकी वजह से स्पोर्ट शूज का डिमांड बढ़ा. अब ना, दो तरीके के स्टूडेंट है. पहला बात ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. पहला बात ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ कार बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड घटेगा. यहां ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं. तो श्योर है, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है. अभी एक मैडम ने कहा सब्सटीट्यूट गुड्स. तो मैडम ऐसा है क्या कि इंसान क्या तो जीन्स पहनेगा या तो शूज पहनेगा? जिस दिन शूज पहन के निकला है उस दिन जीन्स नहीं पहनेगा, और जिस दिन जीन्स पहन के निकला है उस दिन जूता नहीं पहनेगा. ऐसा है क्या? तो मेरे हिसाब से तो ये सब्सटीट्यूट भी नहीं है. सब्सटीट्यूट मतलब दुश्मन है, कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सके. अरे मतलब ऐसा है क्या कि स्पोर्ट्स शूज जीन्स को रिप्लेस कर दिया? ब्लैक जीन्स ब्लू जीन्स होता हम सब्सटीट्यूट मानता. सो दे आर नॉर्मल गुड्स. हर बार ये आंसर देना है कोई जरूरी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम साथ साथ है. इफ देर इज अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स देन डिमांड ऑफ वाई विल
राइज, अरे क्योंकि एक्स का प्राइस घटा तो लोग एक्स का डिमांड बढ़ाएंगे, तो वाई का डिमांड भी तो बढ़ेगा। कार का दाम कम हुआ, कार का डिमांड बढ़ेगा, तो कार का डिमांड बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड भी तो बढ़ेगा ना, तो डिमांड फॉर वाई विल राइज, और एक्स एक्स का भी बढ़ेगा ना। हाँ या ना बोलो यार। यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68, टी एंड कॉफी आर दुश्मन, अ फॉल इन प्राइस ऑफ टी, चाय का दाम कम हुआ, चाय का दाम कम हुआ, दुश्मन है, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा, चाय का डिमांड घटेगा, तो फॉल इन द डिमांड फॉर, नहीं सॉरी, राइज इन द, फॉल इन द प्राइस ऑफ टी, फॉल इन द प्राइस ऑफ टी। अच्छा, चाय का प्राइस कम हुआ है तो चाय का डिमांड तो बढ़ जाएगा, राइज इन द डिमांड फॉर टी, ये तो पक्का होगा। और अगर डिमांड ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कॉफी घटेगा, तो वन भी होगा और थ्री भी होगा। हाँ या ना बोलना, वन भी होगा और थ्री भी होगा, तो बोथ वन एंड थ्री। हाँ या ना? अरे क्योंकि चाय सस्ता हुआ तो चाय का कंजम्पशन बढ़ गया तो कॉफी का कंजम्पशन गिर गया ना। क्लियर है नहीं क्लियर है प्लीज? सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैं अभी हाथ भी नहीं लगा रहा, तो उससे आंसर देने से बचे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में है। ये दोनों ट्रू है कि नहीं है, तो ये आंसर दीजिए। समझ आया कि नहीं? हाँ, अगर तीन का ऑप्शन देता तो फिर महक हम वो एनालिसिस करवाया होता। महक बोल रही है कि सर प्राइस और ये सब सप्लाई को भी तो अफेक्ट करता है, पर आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिमांड अभी, तो उस हिसाब से आंसर करेंगे, है ना? नहीं, लेकिन तीन ऑप्शन रहता, यहाँ पे तीन में कोई है क्या ऑप्शन? नहीं, महक बोल रही है एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, आप डिमांड के कॉन्टेक्स्ट से बात मत कीजिए, तब भी आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि तीन ऑप्शन ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट फिर डिमांड से बात करेगा ना, क्योंकि डिमांड की वजह से सप्लाई को अफेक्ट करेगा। क्लियर है? दैट्स इट यार। होम ये भी अपडेट कर दूंगा, लास्ट वाला भी बाकी, आई नो। डू द होमवर्क, आस्क द डाउट्स। डिमांड इज ओवर, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट करके एक कॉन्सेप्ट है, वो जब सप्लाई का वन शॉट अपने डिस्कशन करेंगे उसमें हो जाएगा, तो डोंट थिंक कि वो नहीं करवाएंगे। इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल्स या इलास्टिसिटी का एमसीक्यूज नहीं करवाएंगे, सप्लाई के साथ है वो, बनाया हुआ नोट्स वैसे ही है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।